हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। और आप सभी जानते हैं जैसा कि आप सभी की जो क्लास चल रही है बीपीएससी यानी कि आप लोगों की बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है 3.40 की, उसकी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ। तो आप लोगों का जो एक प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो गया। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। सेकंड प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड से थर्ड पार्ट है, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताना चाहती हूँ ताकि जितना मैं आपको बताऊँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए कम क्वेश्चन आंसर और आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हो आपका 52 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में आपको 53 क्वेश्चन नंबर बताऊँगी, ओके। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी लोग बने रहिए क्लास में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में मैंने जितना भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराया, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो है 150 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, ठीक है। और आप लोग देखिए, बहुत लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं, बहुत लोग जो है कमेंट नहीं भी करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आता है, अच्छी बात है। और आप लोग जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं वीडियो, तो लास्ट तक वीडियो देखा करिए। और जितना आपका स्कोर है, मतलब जितना क्वेश्चन आंसर मैं डेली क्लासेस में करा रही हूँ, आपका कितना क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे, वो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, ठीक है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप लोगों की क्या जो तैयारी है, कितने % तक आपकी तैयारी हो चुकी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1990 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1980 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1988 ईस्वी, एंड डी एंड ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसा आपका ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था, वो आपका पारित किया गया था सन 1990 में, ओके। इसमें आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है, 1990, ओके। सभी को कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभावित गैस नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रीन गैस इफेक्ट है उसको प्रभावित करने वाली गैस कौन सी नहीं है, उसकी बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओजोन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मीथेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन, एंड डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है हरित गृह प्रभावित गैस नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि जो ये सब गैसें हैं, ये सभी गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। और यह गैसेस जो हैं वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीयकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये फ्रेंड से आपका नाइट्रोजन, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका ये नाइट्रोजन गैस है, ये हरित गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको प्रभावित नहीं करती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को 44 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा, 54, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन नंबर, 55 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मृदा अपरदन रोकना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जैविक खाद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फसल चक्र, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित मतलब इन सभी जो 4-5 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सी जो है वो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, मृदा अपरदन को रोकने वाली जैविक खाद फसल, इसमें से कोई भी जो विधि है वो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ई ऑप्शन जो है आपका, इसमें जो है ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन नंबर, सिलाई मशीन कब भारी चलती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग सिलाई मशीन चलाते हैं तो भारी कब चलती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है शटल में धागा अटक जाने पर, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग में से जो भी मतलब गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स जो हैं अक्सर ज़्यादा करके सभी सिलाई मशीन चलाई होंगी, ठीक है।
तो आप सभी को पता है जब सिलाई मशीन में तेल की कमी होती है और उसकी सफाई ज़्यादा दिन तक नहीं की जाती तो क्या होती है, तेल में जो होता है सिलाई मशीन जो है भारी चलने लगती है, ठीक है, और उसमें से आवाज़ भी आने लगती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। सबकी समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए सिलाई मशीन आप लोग जब चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर किसी ने भी सिलाई मशीन चलाई होगी, फिर अपने घर में देखा होगा किसी को सिलाई मशीन चलाते हुए, ठीक है, फिर दर्जी के पास सभी लोग गए होंगे कभी ना कभी, तो देखा होगा आप लोगों ने, उनसे पूछ लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि सिलाई मशीन भारी कब चलती है, ठीक है। तो ये आप में जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए जब वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस जो वृद्धावस्था है उस आयु में व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एनीमिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑस्टियोमेलेशिया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रिकेट्स, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप में से सभी को पता है जो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी, ठीक है। तो देखिए वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है फ्रेंड्स वो हो जाता है, और ये जो रोग है नामक रोग हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं इनकी कमज़ोर हो जाती हैं, और हम हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं कि गिरने, खांसने और झुकने जैसे हल्के तनाव भी एक गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होता है, होने वाले जो फ्रैक्चर होते हैं वो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी, कलाई और कूल्हे पर होती हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो इसमें ऑप्शन है ई वाला ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसमें ऑस्टियोमेलेशिया दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एनीमिया रोग फ्रेंड्स देखिए जो होता है वो इसमें जो है विटामिन लोह की कमी के कारण होता है ना, एनीमिया रोग रक्त अल्पता के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट रिकेट्स जो रोग जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि रिकेट्स रोग जो है किस कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए आ गया फ्रेंड्स। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, प्रोटीन नामक तत्व जो है हीमोग्लोबिन में कौन सा है, ठीक है। ये आपका 58 क्वेश्चन नंबर कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्लोबिन, सेकंड कह रहा है लिप्रोप्रोटीन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हीम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीन नामक तत्व पाया जाता है। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसमें आपका ग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। ग्लोबिन नामक तत्व जो है वो पाया जाता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, ओके। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसको पहले से पता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 जो है क्या कह रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है, आजकल जो होता है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। तो देखिए यूरोप और भारत की बात हो रही है, यूरोप और भारत में जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति जो है प्रचलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन करा डाल्टन, सेकंड करा हार्बर्ट, थर्ड ऑप्शन करा फ्रोबेल, डी ऑप्शन करा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए जो हार्बर्ट हैं, हार्बर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, ठीक है। हार्बर्ट जो है वो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। हार्बर्ट जो है फ्रेंड्स आपको हार्बर्ट जो है सेकंड ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करने के कारण इन्हें इसका जनक कहा जाता है। ये क्या करते थे, दैनिक जो है डेली अपना पाठ्य योजना निर्माण करते थे, उससे बच्चों को पढ़ाते थे। और इन्होंने पाठ्य योजना के 5 पदों यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत, निरूपण व प्रयोग का वर्णन भी किया है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे हार्बर्ट की पंचपदी विधि भी कहा जाता है, ओके। तो आप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 58, आई होप कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है यहाँ पे कह रहा है योजना विधि आधारित है। तो योजना विधि फ्रेंड्स जो है वो किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है देखने पर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन कह रहा है करके सीखने पर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो योजना विधि होती है वो किस पे आधारित है,
ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो योजना विधि, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो योजना विधि होती है वो शिक्षण की नवीन विधि है और इसके जो प्रवर्तक थे कौन थे, W.H. किलपैट्रिक थे। यह विधि जो है अनुभव केंद्रित अर्थात करके सीखने पर आधारित होती है। ठीक है, कौन सी विधि, योजना विधि जो होती है करके सीखने पर आधारित होती है। यह जो है यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। आगे नेक्स्ट बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए, आप सभी के सामने दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे में वकील थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे सुभाष चंद्र बोस, सेकंड ऑप्शन कह रहे C राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है असफ अली, डी ऑप्शन कह रहे उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है उसको मैं बताती हूँ। तो देखिए 61 क्वेश्चन नंबर में जो है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें बात की गई है कि कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट रहेगा। इसका राइट आंसर आप में से जिसको पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो 62 क्वेश्चन नंबर जो है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, सेकंड कह रहा है संविधान सभा ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अंतरिम सरकार ने, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन है आपका, इसमें जो संविधान निर्माती संविधान सभा ने ही 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में स्वतंत्र भारत की सत्ता ग्रहण की थी। और यह भी ज्ञातव्य है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संसद के रूप में संविधान सभा को ही मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि भारतीय संसद के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ था। तब तक के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो गणतंत्र दिवस आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले मनाया गया है 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है भारतीय गणतंत्र दिवस जो है। और ये जो गणतंत्र है, गणतंत्र की सांसद के रूप में संविधान सभा को ही मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, और क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो भारतीय संसद के लिए प्रथम निर्वाचन जो 1952 में हुआ था और तब तक के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा संविधान सभा। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चलाए गए मुकदमे का मुकाबला करने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गुरदयाल सिंह, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रेम सहगल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मोहन सिंह, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, तो इसमें बात हो रही आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो देखिए 1942 में जो स्थापित आज़ाद हिंद फौज का विचार था वो कैप्टन मोहन सिंह का था। ठीक है, किसका था फ्रेंड्स, तो जो विचार था आज़ाद हिंद फौज का, तो कैप्टन सिंह का विचार था। लेकिन उन पर क्या था, मुकदमा नहीं चला, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था, उन्हें तो पहले ही नज़रबंद किया जा चुका था। जबकि दिल्ली के लाल किले में जो चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल तथा शाहनवाज मुख्य थे। ठीक है, कौन थे, शाहनवाज जो है ये मुख्य थे। और फिर क्या हुआ, जिन्हें लंबी सजाएं सुनाई गई थी, लेकिन फैसले के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतर आई थी। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है ये जो मुकदमे का सामना नहीं किया तो मोहन सिंह ने नहीं किया था, क्योंकि इनको पहले ही क्या कर लिया गया था, इनको पहले ही नज़रबंद कर लिया गया था। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सभी के सामने, सॉरी एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा यह जनगण मन किसने गाया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रामेश्वरी नेहरू ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मीराबेन ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सुचेता कृपलानी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है। तो देखिए 64 जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बात हो रही है, तो लेकिन लंबे संघर्ष, ठीक है, 14 से जो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, तो लंबे संघर्ष के बाद 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हर्ष और उल्लास के इस मौके पर इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन को केंद्रीय असेंबली ने सुचेता कृपलानी ने गाया था, ठीक है। खुशी का माहौल था, तो इसको किसने गाया था, सुचेता कृपलानी ने गाया था, और उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। ओके, कौन है फ्रेंड, सुचेता कृपलानी। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, तो वो है कौन, सुचेता कृपलानी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 20 वर्ष, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 21 वर्ष, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 16 वर्ष, डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए। गांधी जी के बारे में यहाँ बात हो रही है, जो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष वो रहे थे, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनका जन्म जैसे आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इनका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था, और ये जो है 1893 में एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नस्ल भेद के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया, और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटा है। तो इस प्रकार गांधी जी जो हैं कुल मिलाकर 21 वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका 21 वर्ष आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड कर्जन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विंसेंट स्मिथ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वैलेंटाइन सिराल, ठीक है। इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा, तो देखिए थर्ड और डी और ये ऑप्शन जो है आपका फ्रेंड्स, तो आपको सभी में जो है सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो ये जो फ्रेंड्स है वैलेंटाइन सिराल ने कहा था। वैलेंटाइन सिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा था, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप आप सभी को जो है 66 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। तो इनको जो है वैलेंटाइन सिराल ने कहा था भारतीय असंतोष के पिता, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, 67 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गयानी प्रतीम सिंह, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कैप्टन मोहन सिंह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेजर फूजीहारा, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 15 दिसंबर 1941 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज गठन किया, जो कि 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ओके, सभी को कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 68 क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे। तो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल एक सही है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल 2 सही है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1 व एवं 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसमें जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 68 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है, तो देखिए प्रश्न में दिया गया है जो दोनों कथन यानी कि आपको जो बताया गया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापन में से एक थे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से जो मैंने थ्योरी वाली क्लास दी है उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं जो है 1 और 2 दोनों सही है। तो आपको इसमें जो कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसा कि ये जो प्रश्न में दिया गया दोनों कथन ना, मैंने आपको बताया दोनों करेक्ट है।
तो देखिए 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और सन 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक कौन थे? भगत सिंह थे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है ये क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे इसलिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेज असत्ता मांग मानने को तैयार हो गए थे इसलिए। या फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण। या फिर डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था वो उन्होंने क्यों लिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, आपको अगर पहले से पता तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए जो मैं आपको बता दूं 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जनता द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से 22 पुलिस वाले के जिंदा जल जाने के कारण गांधी जी ने दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन है सी वाला। ओके, चोरी चोरा में जो हिंसा हुई थी उसके कारण जो गांधी जी हैं वो दुखी होकर के अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप सभी के सामने आ गया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष कराधान से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अप्रत्यक्ष कराधान से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कृषि ऋण से, डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? 70वां क्वेश्चन आपका कह रहा है भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो भंडारी समिति है ये 1994 में भंडारी समिति का गठन जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा ई वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फल उत्पादक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है चारा उत्पादक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ईंधन उत्पादक, एंड डी एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए 71 क्वेश्चन में भी जो फ्रेंड्स है आपका इसमें आपका सही हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है ना आपको मैं इसको डिटेल से बता देती हूँ थोड़ा सा। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो 71 क्वेश्चन में क्या होता है, जो सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी एक बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इसके द्वारा वृक्षों को लगाया जाता है जो फल फूल चारा और ईंधन दे सके। और इसके जो है मुख्य उद्देश्य है, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला उद्देश्य मैं आपको इसका बता दूं, रोजगार का सृजन करना, ग्रामीण आर्थिक विकास, सेकंड है, और थर्ड उद्देश्य रहता है पर्यावरण संतुलन, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रादेशिक आत्मनिर्भरता। ओके, तो सभी को कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट करके बताते रहिएगा प्लीज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 72 क्वेश्चन नंबर, स्मार्ट जेल होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्मार्ट जेल होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, सेकंड कह रहा है एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? ठीक है, 72 क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? तो देखिए जो स्मार्ट जेल है ना, यह एक पदार्थ का जो जीव तंत्रों की नकल करता है उसको स्मार्ट जेल कहते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन नंबर, 73 क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन कह रहा है झारखंड, एंड डी ऑप्शन और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग का पूर्व रोक लगा दी। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या होता है यूपी में
और थैलियों पे रोक तो लगाई जाती है, लेकिन कुछ दिन तक क्या होता है, बंद रहता है, फिर उसके बाद क्या होती है, थैलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूर्ण तरीके से, ठीक है, पूरा एकदम से रोक लगा दे रहा है। कुछ दिन तो हम लोग के यहाँ यूपी में क्या होता है, बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब लोग क्या करते हैं, चालू कर देते हैं, चोरी छुपे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, थैलियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। वैसे भी ये सभी को पता है, जो थैली है वो तो काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान करती है, चाहे वो हमारे खेत में जाए तो भी, या फिर हम लोग उसमें अगर गर्म खाना रख के खाना खाते हैं तो भी वो भी नुकसान करता है। तो हर तरीके से देखा जाए, जो थैली है वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन फिर भी क्या है, थैली का यूज़ किया जा रहा है, ओके। और देखिए, जो 73 क्वेश्चन में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसमें होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश जो है देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में, ओके। तो हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये फल उद्योग सेब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में पूरे। और यह उद्योग जो है प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित है। इसके लिए क्या हुआ है, प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ओके। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 74 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी गर्म हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है समुद्र तट घट जाएगा, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज अगर बढ़ जाएगा तो इनमें से क्या चीज़ जो होती है वो घटित नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको CO2 कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का। यह एक जहरीली गैस है जो पर्यावरण असंतुलन का कारण भी है, और यह ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसकी वृद्धि पृथ्वी के वातावरण को गर्म करेगी, जिससे क्या होगा, ध्रुवों की बर्फ जो है पिघलेगी और समुद्र तट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन है इसमें फ्रेंड समुद्र तट घट जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आपको 74 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। फर्स्ट कह रहा है बबूल, सेकंड कह रहा है अमलतासा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नीम, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरण संकट का है माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रेंड 75 क्वेश्चन नंबर में जो यूकेलिप्टस वृक्ष होता है, ठीक है, जो यूकेलिप्टस वृक्ष होता है, वृक्ष के लिए जल की जो अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से क्या होता है, यह वृक्ष मृदा में की ह्यूमस को भी सोख लेता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी या फिर बाद में भी। आप लोग कमेंट जब भी देख रहे हैं तो आप कमेंट पूछ लीजिएगा। सब्जेक्ट्स के अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। तो देखिए 76 क्वेश्चन नंबर है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है और वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 15 वर्ष से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 25 वर्ष से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 40 वर्ष से। कौन सी ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो गई है, ठीक है, विलुप्त माना जाता है लेकिन वह अपने प्राकृतिक आवास में अब नहीं देखी गई, कितने वर्षों से नहीं देखी, यहाँ बात हो रही है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात हो रही है प्रजाति विलुप्त होने की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष से जो है वो अपनी प्रकृति में आवास में नहीं है, इसलिए वो क्या विलुप्त मानी जा सकती है, ठीक है। अगर 40 वर्ष तक किसी भी प्रजाति को अगर अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में नहीं देखा गया तो उसको क्या मान लिया जाता है, वो जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई है, ठीक है, कम से कम 40 वर्ष तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है कि 77 क्वेश्चन नंबर, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रतिजैविक कहलाते हैं, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि परजीवी कहलाते हैं,
थर्ड ऑप्शन कह रहा है ह्यूमेलिन कहलाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मानव जनित बात हो रही है, मानव जनित और पर्यावरणीय प्रदूषण की। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो देखिए जो प्रदूषण जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जैसे कि फैक्ट्रियों द्वारा, वाहनों द्वारा आदि को ह्यूमलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ह्यूमलिन कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, ह्यूमलिन कहलाते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमलिन, ये आपका ओके कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है। एक बार आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में अपना नाम नोट करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों का क्या नाम है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पेयजल में संख्या हैं। ठीक है, पेयजल में जो है वो संख्या हैं, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चेन्नई में, सेकंड कह रहा है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कोलकाता में, एंड जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पेयजल में जो संख्यांकी है, ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, इसमें संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है वो हुआ है आपके कहाँ पे, कानपुर में। ओके कंफर्म हुआ सभी को। 79 क्वेश्चन नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। 79 जो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो बिहार के निम्न जो है जिलों का सही क्रम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नालंदा मुंगेर पटना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नालंदा पटना मुंगेर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पटना मुंगेर नालंदा, डी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि जनगणना जो है आपकी 2011 में हुई, उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए जनगणना जो है यहाँ पे 2011 के अनुसार शहरी के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों, ठीक है, बिहार के जिलों का जो क्रम है वो है नालंदा, उसके बाद आपका मुंगेर, उसके बाद नालंदा मुंगेर, फिर पटना। ओके, इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चमड़ा उद्योग से, सेकंड कह रहा है कागज उद्योग से, थर्ड कह रहा है रेयान उद्योग से, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है, तो किस जगह होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए फटाफट से जिसको पता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चमड़ा उद्योग, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। चमड़े उद्योग की बात हो रही है। ठीक है, चमड़ा उद्योग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे चमड़ा उद्योग में क्या होता है, चमड़ा उद्योग में कुछ जहरीले पदार्थ तरल अवस्था से बहकर जल में मिल जाते हैं, और चमड़ा उद्योग से क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि जो है वो प्रदूषण कहलाते हैं। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 80 है कंफर्म हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 81 क्या कह रहा है। 81 क्वेश्चन नंबर आपका है, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की हरित गृह गैस में भारत का अधिगम है, भारत का अधिभाग है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कितना भारत का अधिभाग है, तो फर्स्ट 1%, 2%, 3%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा, आप लोगों को जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप लोग बताइए, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग में से किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। बताइए जिसका आप में से किसी को इसका क्वेश्चन का आंसर पता है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिक भाग है। तो देखिए इसमें जो है आपका ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है ना, वो जो है फ्रेंड्स आपको
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन भाग में भारत का अधिभाग जो होता है लगभग 5% होता है। ठीक है, भारत का भाग कितना होता है फ्रेंड्स? आपका मैंने आपको कितना बताया, 5% होता है। हरित गृह जो है प्रभाव वाली गैस निम्नलिखित है। कौन कौन सी फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और पर फ्लोरोकार्बन आदि होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है 81 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम 82 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके सामने आगे 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। नेक्स्ट कह रहा है हर खेत में सिंचाई का पानी। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात हो रही जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखिएगा, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है गलतियाँ आप लोगों के एग्ज़ाम में यही होती हैं, क्योंकि टाइम कम रहता है। एग्ज़ाम पीरियड ऐसा बनता है एग्ज़ाम हॉल में कि माइंड एकदम उस टाइम एकदम वो हो जाता है कि एकदम से आपको जो नहीं है ये नहीं दिखता है, क्या है वो नहीं दिखता है। छोटे छोटे जो है हम लोग को वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आप एग्ज़ाम में आपका गलती हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो इसमें आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्ति महिला, सक्षम महिला, थर्ड दिया गया हर खेत में सिंचाई का पानी। डी और ई ऑप्शन आपका दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फ्रेंड्स बिहार बजट अनुमान वर्ष 2022 और 23 में आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय भाग 2 योजना के भाग निम्न हैं। तो कौन कौन से भाग हैं फ्रेंड्स, इस पर एक बार मैं आपको बताती हूँ। 7 भाग कौन कौन से बताए गए थे। इनमें से जो है फ्रेंड्स एक भी जो है वो आपका कंफर्म नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका जो है पहला मैं आपको बता दूं क्या है, इसमें आपका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स करेक्ट रहेगा, डी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि देखिए कहा गया है युवा, फर्स्ट योजना इन्होंने बताई थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सेकंड बताया है सशक्त महिला, सक्षम महिला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है जो है, इसके बाद इन्होंने हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, ये जो है 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स जो पूछा गया है नहीं पूछा गया। ठीक है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो इतनी भी योजना दी गई हैं सभी क्या हैं, सभी योजनाएं जो हैं आपकी जो 7 निश्चय भाग 2 में शामिल है। ठीक है, ये तीनों योजना है, इसके अलावा 4 योजना और हैं। तो ये 3 योजना आप लोगों को दिख रहा है सामने। 4 योजना और कौन कौन सी हैं? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, 5 वाला जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके अलावा आपका जो 6 है वो सुलभ संपर्कता है। 7 नंबर पे सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 83 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 83 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जल प्रबंधन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वन रोपण, थर्ड ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक प्रबंधन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 83 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है इसमें आपका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जल प्रबंधन। ठीक है, इसका जो है परिस्थिति से संतुलन नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि परिस्थितिकीय संतुलन में औद्योगिक प्रबंधन का जो प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि परिस्थितिकीय संतुलन में जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा का महत्वपूर्ण संबंध है। ओके, कंफर्म हुआ सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 84 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पर्यावरण से अभिप्राय है, ठीक है, पर्यावरण से जो इसमें अभिप्राय है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है पर्यावरण से अभिप्राय, पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल और भूमि तीनों शामिल होते हैं। मानव तथा जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव समूह और उनके गुणों के बीच अंतर संबंध भी इनके अंतर्गत समाहित होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ई ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर में देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है। सेकंड कह रहा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो 85 में आपका जो है ई वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो जनरली जितना ही मैं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन करा रही इसमें ज़्यादा करके आपका ई वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, यह अन्वयन समानार्थी है, ठीक है। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। यानी कि जो पर्यावरण अवनयन है ये अपकर्षण का अर्थ मानव कार्यों तथा स्तर पर पर्यावरण का गुणवत्ता में ह्रास होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर जो है करेक्ट रहा, ठीक है। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सा जो वृक्ष है वो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, सीता, सुख, महुआ, पापलर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो और आप लोग ज़रूर, आप लोगों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, ओके।